हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनसुनी कहानियों में। और आज की कहानी शैलेश की है, जो एक जीवन बीमा कंपनी में काम करते थे। और ये कहानी भी उसी वक्त की है जब वो उसी कंपनी में एक कर्मचारी के तौर पे काम किया करते थे। और उनका काम कुछ इस तरीके से था कि उन्हें देश के अलग अलग शहरों में जाना पड़ता। और जिस वक्त की ये बात है, उस वक्त भी शैलेश कलकत्ता में ही अपनी कंपनी के काम से थे। और उनका सिर्फ 2 ही दिन का काम वहाँ पे बचा था। और उस काम के बाद शैलेश ने 15 दिन की छुट्टी के लिए पहले से अप्लाई करके रखा हुआ था। और वो 15 दिन वो अपनी बीवी के साथ कश्मीर में हनीमून मनाने का सोच रहे थे, क्योंकि उनकी शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। और उनके काम के चलते वो अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब सीधा 15 दिन की छुट्टी लूँगा और अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर चला जाऊँगा, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही एप्लीकेशन डाल रखी थी। अब वो ये सोच ही रहे थे कि जैसे तैसे यहाँ का मैं काम ख़त्म करूँ और उसके बाद मैं मेरी वाइफ के साथ कश्मीर के लिए रवाना हो जाऊँगा। उसी के चलते उनके मैनेजर का उनको फ़ोन आता है और वो ये कहता है कि शैलेश, तुम जहाँ भी हो वहाँ से पहली फ़्लाइट ले लो और सीधा शिमला निकल जाओ। ये सुनते ही शैलेश कहते हैं, नहीं सर, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने पहले से ही अपनी छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है और अब तक कलकत्ता का भी काम ख़त्म हुआ ही नहीं है। अभी भी इस काम में 2 दिन मुझे और लगेंगे। ये बात सुनते ही मैनेजर जवाब में कहते हैं, हाँ कोई बात नहीं, तुम वहाँ से अपना 2 दिन का काम ख़त्म कर लो, फिर उसके बाद तुम सीधा शिमला के लिए निकल जाओ। शैलेश ने फिर साफ मना करते हुए कहा, नहीं सर, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, मैं नहीं जा सकता, आप किसी और को भेज दीजिए, क्योंकि मैंने ये पहले से ही प्लान करके रखा हुआ है कि छुट्टियों में मैं मेरी बीवी के साथ हनीमून पे जाऊँगा। आपको भी पता है सर, 2 महीने से ज़्यादा मेरी शादी को हो चुके हैं, लेकिन मैंने मेरी बीवी को अब तक कहीं भी घुमाने नहीं लेके गया। इस बात के जवाब में मैनेजर शैलेश से कहता है कि शैलेश, तुम मेरी बात समझो, तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं भी कंपनी के ही काम से बाहर हूँ, वरना मैं खुद ही चला जाता। मैं तुम्हें नहीं परेशान करता, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं और सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हारी मजबूरियाँ अभी नहीं समझ सकता। और रही बात तुम्हारे हनीमून की, वो तुम कश्मीर की जगह शिमला में ही मना लो और वहाँ पे शुरुआत के कुछ दिन तुम कंपनी का काम कर लेना और उसके बाद अपनी बीवी के साथ वहीं छुट्टियाँ मना लेना। और तुम्हारे हनीमून का सारा खर्चा भी कंपनी ही उठाएगी। तुम इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहो, तुम बस कैसे भी करके शिमला के लिए निकल जाओ। ये बात शैलेश को थोड़ी समझ में आने लगी और मैनेजर के भी लाख दबाव डालने पर उन्हें ऐसा लगा कि चलो ठीक है, अब कश्मीर की जगह शिमला ही चला जाता हूँ। ये बात सोचते हुए शैलेश ने मैनेजर को हामी भरते हुए फ़ोन रखा। और फ़ोन रखते ही उन्होंने अगला कॉल अपनी बीवी डिम्पल को किया और कहा कि डिम्पल सुनो, हम कश्मीर की जगह शिमला जा रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी ही मेरे मैनेजर का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि अपनी कंपनी का एक बहुत ज़रूरी काम शिमला में फंसा हुआ है और उसी के सिलसिले में मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरी छुट्टी को कैंसिल नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये किया कि हमें शिमला में ही हनीमून ऑफ़र कर दिया। तो अभी मैं ये कह रहा था कि हम हमारा हनीमून भी वहीं कर लेंगे और स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मुझे मेरा कंपनी का काम है तो वो भी वहीं हो जाएगा। तो तुम प्लीज़ पैकिंग करके रखो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा वैसे ही अगले घंटे हमें शिमला के लिए फ़्लाइट लेनी होगी। डिम्पी ने शैलेश की सारी बातें सुनी और सुनते ही सारी बातों को समझते हुए कहा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम कश्मीर की जगह शिमला ही चले जाएंगे। वैसे भी दोनों जगह वादियों से घिरी हुई हैं और दोनों ही जगह पे बर्फ़ होती है और मुझे भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम कश्मीर की जगह शिमला जा रहे हैं। आप बस अपना काम ख़त्म करके आ जाओ, मैं जब तक के सारी पैकिंग करके रखती हूँ। जैसे ही आप आओगे हम वैसे ही निकल जाएंगे। डिम्पी की ये बात सुनते ही शैलेश थोड़ा खुश हुए और कहा, चलो ठीक है डिम्पी, मेरा बस 2 दिन का काम है यहाँ पे और ये ख़त्म करती ही मैं आ जाऊँगा। तुम बस तुम्हारी पैकिंग के साथ रेडी रहना, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होगा। और मैं जैसे ही पहुँचूँगा उसके ही अगले घंटे हम वहाँ से शिमला के लिए फ़्लाइट ले लेंगे। ये कहकर शैलेश ने भी फ़ोन रख दिया और 2 दिन बाद अपना काम ख़त्म करके वो अपने घर पहुँच गए। और घर पहुँचते ही अगले घंटे शैलेश और डिम्पी अपने सामान के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गए और शिमला के लिए फ़्लाइट ले ली। और साथ ही साथ वो दोनों अपने हनीमून को लेकर के काफ़ी खुश भी थे, क्योंकि शादी के बाद शैलेश और डिम्पी का ये पहला सफ़र था जिसमें वो दोनों साथ में कहीं घूमने जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच वो दोनों के दिल में बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं आया कि शिमला में उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। और ख्याल आता भी कैसे, क्योंकि अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उल्टा शैलेश तो ये सोच रहे थे कि चलो अच्छा ही हुआ, कश्मीर की जगह शिमला जा रहा हूँ, कंपनी का कुछ काम भी कर लूँगा और कंपनी ने ही तो फ्री में ये ट्रिप भी ऑफ़र कर दी है। अब जब अगली बार छुट्टी लूँगा
तो अपनी बीवी के साथ कश्मीर ही चला जाऊंगा। अभी फ़िलहाल डिम्पी और मैं शिमला ही देख लेते हैं। और यही सब ख्यालों में शैलेश गुम ही थे कि थोड़ी ही देर में प्लेन शिमला एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। अब जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड कर गया तो शैलेश और डिम्पी अपना सामान लेते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और एक टैक्सी वाले को आवाज़ देकर पुकारते हैं। टैक्सी वाला जैसे ही इनकी आवाज़ सुनता है, इनके पास आकर कहता है, कहिए साहब कहाँ जाना है। शैलेश ने जवाब देते हुए कहा कि भैया हमें यहाँ पे किसी अच्छी होटल में ड्रॉप कर दो और ये पहले हमारा सामान रख दो। ड्राइवर ने शैलेश को हाँ में मुंडी हिलाते हुए जवाब दिया और उनका सामान उठाकर डिक्की में रखा और कहा, चलिए साहब, सारा सामान मैंने रख दिया है, अभी आपको मैं किसी बढ़िया सी होटल पे छोड़ देता हूँ। अब शैलेश और डिम्पी टैक्सी में बैठ के आगे बढ़ते ही हैं। इतने में डिम्पी शैलेश से कहती है कि शैलेश, क्यों ना हम होटल के बजाय वादियों के बीच किसी घर में रुकें। शैलेश ये बात सुनते हैं और कहते हैं, ये आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस अनजान शहर में हमें कुछ दिनों के लिए कौन रेंट पे घर देगा, और हमें तो सिर्फ 10 से 15 दिन ही रुकना है, और जहाँ तक मुझे पता है इतने दिनों के लिए कोई भी रेंट पे घर नहीं देगा यहाँ पर। ये बात सुनते ही डिम्पी थोड़ी उदास हो जाती है, पर शैलेश को अपनी बीवी का उदास चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने थोड़ी देर चुप्पी साधी और उसके बाद उन्होंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया और कहा कि सर, मेरी बीवी सोच रही थी कि हम होटल के बजाय किसी घर में रुके जो वादियों से घिरा हुआ हो, और मैंने सिर्फ इसीलिए ही आपको कॉल किया है कि अगर हमारी ही कंपनी का कोई एम्प्लॉय यहाँ पे काम करता हो तो शायद हम उसी के घर में रुक जाते, और अगर उसे चाहिए होता तो हम उसे उसका रेंट भी पे कर देते थे। ये बात सुनते ही मैनेजर ने कहा, नहीं शैलेश, हमारा तो ऐसा कोई एम्प्लॉय है नहीं जो शिमला में रह रहा हो, पर हाँ, लगभग 2 साल पहले हमारी ही कंपनी ने एक प्रॉपर्टी शिमला में ख़रीदी थी, और जिस शख्स के पास उस प्रॉपर्टी की चाबी है, मैं उसका नंबर अभी तुम्हें थोड़ी ही देर में भेज रहा हूँ। तुम उसे कॉल कर लो और उससे मिलकर उस प्रॉपर्टी की चाबी ले लो, और उसके बाद तुम्हें जो भी वहाँ पे दिक्कत आए या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उसी शख्स से बात करना, वो तुम्हें सारी चीज़ों को लेकर के हेल्प कर देगा। मैनेजर के इस जवाब से शैलेश काफ़ी खुश हुए और उन्होंने यही बात डिम्पल को भी बताई। ये बात सुनते ही डिम्पल भी उतना ही खुश हुई जितना शैलेश खुश हुए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इनकी खुशी ज़्यादा पल की नहीं है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी पे ये लोग जा रहे थे उस प्रॉपर्टी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे, और इस बात से शैलेश और डिम्पी बिल्कुल अनजान थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। वो दोनों तो बस ये सोच के उत्सुकता में थे कि उन्हें ऐसी ही जगह पर रुकने का मौका मिल रहा है जैसा वो सोच रहे थे। अब शैलेश और डिम्पी आपस में उस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कस कर ही रहे थे कि अगले ही पल मैनेजर ने एसएमएस के द्वारा उस शख्स का नंबर शैलेश को भेज दिया। नंबर मिलते ही शैलेश ने सबसे पहले उस शख्स को कॉल किया और अपने बारे में सारी बातें बताई। उस शख्स ने शैलेश की सारी बातें सुनी और कहा, जी हाँ शैलेश सर, मैनेजर साहब का मुझे कॉल आया था और उन्होंने आपके बारे में बताया था, और आप अभी अगर किसी टैक्सी में हो तो उस टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन दीजिए, मैं उससे बात करके एड्रेस समझा दूंगा तो आपको सही सलामत इस तरफ ले आएगा। शैलेश ने यह बात सुनते ही टैक्सी वाले की उस शख्स से बात कर रही। टैक्सी वाले ने उस शख्स से बात की और उस रास्ते को समझा जो वो कह रहा था। ड्राइवर ने उस शख्स के कहने पर उस रास्ते को समझ तो लिया, लेकिन उस ड्राइवर के दिल में एक अजीब सा डर भागने लगा, मानो जैसे उसने कुछ पहले से सुन रखा हो उस जगह के बारे में। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उस ड्राइवर को कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी ड्राइवर ने शक के बिना पे शैलेश से कहा कि साहब, आप जहाँ जाने का कह रहे हो वो जगह मुझे थोड़ी सुरक्षित नहीं लगती। क्या पता क्यों, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस जगह पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, और सिर्फ एक नहीं, काफ़ी हादसे हुए थे। ये बात सुनते ही शैलेश ने कहा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उस जगह पे क्या लुटेरे या डाकुओं का खतरा होता है क्या? ये बात के जवाब में ड्राइवर कहता है कि साहब, अगर लुटेरे या डाकुओं का खतरा होता तो हम उनसे निपट भी सकते या पुलिस की मदद भी ले सकते थे, लेकिन इधर बात कुछ और ही है, आप समझिए मेरी बात को। शैलेश और ड्राइवर आपस में बात कर ही रहे थे कि डिम्पी ने सवाल पूछते हुए कहा, तो तुम हमें पूरी पूरी बात बताते क्यों नहीं हो? इस तरीके से पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? सच बताओ कि क्या मांझ रहा है। ड्राइवर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैडम, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, उधर कुछ ना कुछ बात है, बस मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो तय है
कि वहाँ पे कोई छोटी सी बात नहीं है जिसको हम नज़रअंदाज कर सकें। वहाँ पे कुछ भूत प्रेत का ख़तरा है। आप मानिए मेरी बात को, आप कोई और जगह कहिए, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। ड्राइवर के मुंह से ये बात सुनते ही शैलेश और डिम्पी ठहाके लगाकर हंसने लगे, मानो जैसे ड्राइवर ने कोई बात नहीं बताई हो, उसने कोई चुटकुला सुना दिया हो। और ठहाके लगा के हंसने के बाद ड्राइवर से शैलेश कहते हैं कि तुम आज भी इन बातों में यकीन रखते हो? अपनी सोच को थोड़ा बदलो मेरे भाई। आज के ज़माने में इन सब बातों पे सोचना मतलब कुछ नहीं सिवाय बेवकूफ़ी के। और इन सब बातों से अपना विश्वास हटाओ और हमें वहीं छोड़ दो जिस जगह का पता उस शख्स ने तुम्हें बताया है। ड्राइवर को शैलेश और डिम्पी की बातों से ये तो यकीन हो ही गया था कि ये लोग इन सारी बातों में यकीन नहीं करते, लेकिन मन ही मन ड्राइवर को ये बात भी बहुत सता रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये लोग मुझे खुद से कहे कि हमें वो जगह नहीं, हमें किसी दूसरी होटल पे छोड़ दो। क्योंकि ड्राइवर को अब सिर्फ डिम्पी और शैलेश की जान का खतरा नहीं लग रहा था, बल्कि वो ड्राइवर खुद की भी जान का उतना ही सोच रहा था जितने शैलेश और डिम्पी की जान का। अब वो बस ये चाह रहा था कि कैसे भी करके मैं इन लोगों को उस जगह के बजाय कहीं और जगह ले जाऊं, लेकिन उस ड्राइवर की लाख कोशिशों के बाद भी शैलेश और डिम्पी नहीं माने। और आखिरकार उस ड्राइवर ने शैलेश और डिम्पी को उस शख्स की बताई हुई जगह पर लाकर छोड़ दिया और कहने लगा कि साहब अब मुझे मेरे पैसे जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि अंधेरा होने से पहले मुझे यहाँ से निकलना है। आप लोगों को तो आपकी जान की परवाह है नहीं, लेकिन मुझे मेरी जान की बहुत परवाह है। मैं आप लोग के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग सही सलामत अपने घर वापस पहुँच जाएं, क्योंकि मेरे लाख समझाने पे तो आप लोग के बात ये समझ में आई नहीं कि ये जगह रहने के लायक नहीं है। इस बात के जवाब में शैलेश ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे और तुम जाओ यहाँ से। जैसे ही ड्राइवर शैलेश और डिप्पी को छोड़कर आगे बढ़ता है, उसके अगले ही पल शैलेश उस शख्स को कॉल करते हैं जिसका नंबर मैनेजर ने दिया था, और वो शख्स शैलेश को जवाब देते हुए कहता है, जी सर मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप वहीं रुकिए। अब वो शख्स के इंतज़ार में शैलेश और डिम्पी वहीं खड़े रहे और प्रकृति की खूबसूरती का आनंद अपनी आंखों से उठाने लगे। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसी भी जगह हो सकती है। चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, मानो जैसे किसी ने बड़े बड़े पहाड़ों पर जाकर सफ़ेद रंग भर दिया हो, और डूबते हुए सूरज की किरणें जब उन पहाड़ों पर पड़ती तो मानो ऐसा लगता जैसे पहाड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हो। ये सारे नज़ारे देख डिम्पी बेहद खुश हो जाती, और डिम्पी की खुशी को देख शैलेश भी अपनी खुशी उतनी ही जाहिर करते जितना डिम्पी खुश हो रही थी। लेकिन इन सारी खुशी के बीच उन्होंने ज़रा भी ये नहीं सोचा कि वो जाने अनजाने में एक मुसीबत की तरफ बढ़ रहे थे। और देखते ही देखते वो शख्स जिसका शैलेश इंतज़ार कर रहे थे, चाबी लेकर वो भी शैलेश के पास आ ही गया, और शैलेश और डिम्पी वो बंदे के पीछे पीछे चलते और उस घर की तरफ बढ़ते जहाँ पे उन्हें रुकना था। और आखिरकार शैलेश और डिम्पी उस घर के करीब पहुँच ही गए। और जैसे ही उस शख्स ने दरवाज़ा खोला, उस घर में से परिंदे ऐसे निकलने लगे मानो वो किसी इंसान का घर नहीं बल्कि परिंदों का घर है। ये मंजर देखते ही डिम्पी थोड़ा सा डर गई, और डिम्पी को वो ड्राइवर की सारी बातें याद आने लगी जो ड्राइवर उन दोनों को टैक्सी में समझा रहा था। डिम्पी ने अपना डर जताते हुए शैलेश से ये बात कही कि शैलेश मुझे ये जगह अब थोड़ी ठीक नहीं लग रही, क्या पता क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ड्राइवर हमें ठीक ही कह रहा था। शैलेश ने डिम्पी की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, नहीं तुम बहुत ज़्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस बहुत समय से कोई रहा नहीं इसलिए पंछियों ने अपना घर बना लिया है। तुम ज़्यादा सोचो मत, मैं इसी शख्स से कहूँगा ये साफ़ करवा देगा। और फिर शैलेश ने उसी शख्स से कहा कि भाई साहब इसे पहले थोड़ा साफ़ करवा दो, इसमें रहना हमें बहुत मुश्किल लग रहा है। जवाब देते हुए उसी शख्स ने कहा, नहीं नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, मैं इस घर को पूरी तरह से साफ़ कर दूंगा, आप बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। ये सुन के शैलेश और डिम्पी एक जगह पर बैठ गए और उस शख्स ने पूरी तरीके से घर को हर कोने से साफ़ कर दिया। अब साफ़ करते कराते काफ़ी वक्त हो चुका था। उस शख्स ने शैलेश को कहा, ठीक है साहब अब मैं यहाँ से जाता हूँ, आप लोग आराम करिए और मैं सुबह में आपको मिलूँगा। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बिना हिचकिचाहट के कह सकते हो, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इस बात का जवाब देते हुए शैलेश ने कहा, जी जी बहुत शुक्रिया, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम बेझिझक आपको कहेंगे। और फिर उस शख्स के जाने के बाद शैलेश और डिम्पी भी एक कमरे में जाकर सो गए। सुबह होते ही शैलेश ने कहा, चलो डिम्पी अब मैं निकलता हूँ, मुझे मेरी ऑफ़िस का काम है, शाम में मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आ जाऊँ ताकि हम थोड़ा सा बाहर जाकर घूम लें। ये बात सुनते ही डिम्पी ने कहा, हाँ हाँ आप बिल्कुल कोशिश करना कि शाम में जल्दी आ जाओ, लेकिन अगर आप नहीं भी आ पाए तो मैं सोच रही हूँ कि पड़ोस में किसी आंटी के साथ जा कर के थोड़ा बाज़ार घूम आऊँ
और कुछ शॉपिंग करनी है, वो भी कर लूँ। शैलेश ने जवाब में कहा, हाँ हाँ डिम्पी, तुम बिल्कुल जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें जहाँ ठीक लगे तुम वहाँ घुमाओ और तुम्हें जो खरीदना है तुम खरीद लेना। डिम्पी ये सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने खुशी खुशी शैलेश को अपने घर से विदा किया ताकि वो ऑफिस जाके अपना काम ख़त्म कर सके। अब डिम्पी सारा दिन अपने घर का थोड़ा मोड़ा काम करती और ये सोचती कि अब थोड़ी शाम हो तो मैं शाम में जाकर कुछ शॉपिंग कराऊं। और आखिरकार डिम्पी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। सूरज ढलते ही डिम्पी ने पड़ोस की आंटी से बात की और कहा, हम यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं और जैसे ही मेरे पति का काम ख़त्म हो जाएगा वैसे ही हम यहाँ से चले जाएंगे। तो क्या आप मुझे आपका शहर घुमा सकती हो और मुझे यहाँ पे बाज़ार या रास्ते ये सारी चीज़ें बता सकती हो? आंटी ने कहा, हाँ हाँ बेटे, क्यों नहीं, मैं आपको सारा शहर घुमाऊंगी और आपको सारा बाज़ार घुमाऊंगी। बस आंटी और डिम्पी की बात ख़त्म होते ही दोनों साथ चल पड़े बाज़ार की ओर। अब डिम्पी बाज़ार घूम ही रही थी और साथ ही साथ कश्मीर की खूबसूरत वादियों के मज़े भी ले रही थी। लेकिन अगली ही कुछ देर में डिम्पी और आंटी एक दुकान पर रुके जहाँ पर कश्मीर के ट्रेडिशनल कपड़े मिल रहे थे। तो डिम्पी ने वो देखकर सोचा, क्यों ना वो खुद के लिए और शैलेश के लिए कुछ खरीद ले। बस ये सोच के डिम्पी उस दुकान में घुस ही रही थी कि वो देखती है कि दुकान के करीब में एक खंबा है और वो खंबे को लगकर एक लड़का खड़ा है जिसकी उम्र लगभग 12 या 14 साल होगी और उसके कपड़े भी कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहे थे, मानो जैसे वो कोई गरीब घर का गरीब सा लड़का हो जिसके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी ना हो। डिम्पी ने उस लड़के का ये हाल देखकर उसे अपनी ओर बुलाया, लेकिन वो लड़का डिम्पी की आवाज़ देते ही वहाँ से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह। डिम्पी ने उस बात को नज़रअंदाज किया और वो चल पड़ी दुकान के अंदर ताकि वो कुछ खरीद सके खुद के लिए और शैलेश के लिए। और लगभग 20 से 25 मिनट दुकान के अंदर बिताने के बाद डिम्पी ने खुद के लिए भी कुछ सामान खरीदा और शैलेश के लिए भी कुछ सामान खरीदा और वो उस दुकान से निकल पड़ी। अब जैसे ही डिम्पी उस दुकान से निकलती है तो वो ये देखती है कि वो लड़का जो खंबे के पास खड़ा था, जिसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी, जो एक गरीब घर का दिख रहा था, जिसके घर में खाने की 2 वक्त रोटी भी नहीं उसे देखकर लग रहा था, उसे डिम्पी ने वहीं खड़ा पाया जहाँ वो खड़ा था। डिम्पी ने फिर से उसे आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का फिर से वहाँ से गायब हो गया। ये बात को देखते हुए आंटी ने पूछा कि डिम्पी, तुम यहाँ पे किसे आवाज़ दे रही हो, कौन है यहाँ पे? डिम्पी ने कहा, आंटी आपने देखा नहीं, यहाँ पे तो एक लड़का खड़ा हुआ था जिसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे बुलाकर इसे कुछ पैसे दे दूँ या इसे कुछ खाने के लिए दे दूँ ताकि ये अपना पेट भर सके। मुझे उसकी हालत पे बहुत तरस आ रहा था। ये बात सुनते ही आंटी ने कहा, डिम्पी, मुझे तो ऐसा कोई लड़का नहीं दिख रहा है जैसे तुम बात कर रही हो। डिम्पी आंटी की यह बात सुन के ही थोड़ी सी घबराई और बोली, क्या आंटी आपको सही में यहाँ पे कोई लड़का नहीं दिख रहा है? आंटी ने जवाब में कहा, हाँ बेटे, मुझे यहाँ पे कोई लड़का नहीं दिख रहा है। ये बात सुनते ही डिम्पी के दिल में डर और तेज़ी से दौड़ने लगा और डिम्पी ने आंटी से कहा, चलिए फिर अब हम सीधा घर की ओर बढ़ते हैं। आंटी ने भी डिम्पी की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटे चलो, अंधेरा भी हो चुका, अब हमें घर की तरफ ही चलना ठीक होगा। और ये बात ख़त्म होते ही दोनों घर की तरफ बढ़ चले। अब डिम्पी आंटी के साथ घर की तरफ बढ़ तो चली थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में डर और तेज़ी से दौड़ने लगा था, क्योंकि उसे उस टैक्सी वाले शख्स की भी बातें सारी दिमाग में घूम रही थी और ये सारी बातें मिलकर उसके दिल और दिमाग में एक डर का महल बना चुकी थी। अब डिम्पी के दिल से डर निकालना बहुत मुश्किल काम था। डिम्पी के दिल और दिमाग में ये सारी बातें चली रही थी कि अगले ही पल डिम्पी का घर आ गया। आंटी ने भी डिम्पी को उसके दरवाजे पर छोड़ा और कहा, चलो ठीक है बेटा, अब तुम भी अपने घर जाओ और मैं भी अपने घर जाती हूँ, और अगर तुम्हें कल भी कहीं जाना हो तो मुझे बेझिझक कहना, तुम हमारे मेहमान हो, मैं तुम्हें सारी जगह घुमाऊँगी। डिम्पी ने आंटी का शुक्रिया अदा कहते हुए आंटी को भी अपने दरवाजे से विदा किया और आंटी के जाते ही डिम्पी ने दरवाज़ा खोला और घर में घुसने लगी। जैसे ही डिम्पी घर में घुसती है और पलट कर दरवाज़ा बंद करने लगती है तो डिम्पी ये देखती है कि उसके दरवाजे के ठीक सामने ही वही लड़का खड़ा है जो बाज़ार में डिम्पी को 2 बार दिख चुका था। डिम्पी ये चीज़ देखकर बहुत घबराई, इतना घबराई कि वो किसी को बता भी नहीं पा रही थी। डर के मारे उसे मानो बुखार सा चढ़ गया हो और अगले ही पल डिम्पी ने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद को कमरे में पूरी तरह से बंद कर लिया। एक खिड़की भी बाकी नहीं बची थी जिसे डिम्पी ने खुली छोड़ी हो। डिम्पी ने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और फ़ोन उठाकर शैलेश को कॉल करने का ट्राई किया,
शैलेश को भी कॉल जब डिम्पी करती तो शैलेश का भी फ़ोन काफ़ी देर तक के तो लगा ही नहीं। काफ़ी बार ट्राई करने के बाद डिम्पी का फ़ोन शैलेश को लग गया, लेकिन नेटवर्क की कमी होने की वजह से शैलेश की बराबर आवाज़ नहीं आ रही थी। डिम्पी ने काफ़ी डरी डरी आवाज़ में शैलेश को सारी बातें बताने की कोशिश की, लेकिन उस तरफ से शैलेश सिर्फ हेलो हेलो ही करते गए। शैलेश को भी कुछ बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। काफ़ी बार हेलो हेलो कहने के बाद शैलेश ने यह कहकर फ़ोन कट किया कि डिम्पी, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं बस थोड़ी ही दूर हूँ, थोड़ी ही देर में घर पहुँच जाऊँगा, फिर मैं आकर तुमसे बात करता हूँ। शैलेश की ये बात सुनने के बाद डिम्पी के दिल में थोड़ी राहत तो आई, लेकिन अभी भी उसके दिल से डर कम नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके दिल में ये डर था कि कहीं वो लड़का दरवाज़ा खोल के घर में ना आ जाए। इस डर के साथ उस घर में रहना डिम्पी के लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन डिम्पी इस उम्मीद में वक्त गुजार रही थी कि अब थोड़ी ही देर में शैलेश आने ही वाला है। और अगले ही थोड़ी देर में डिम्पी के दरवाजे पे कोई शख्स दस्तक देता है और डिम्पी का दरवाज़ा खटखटाता है। डिम्पी ने ये सोचा कि उठ के दरवाज़ा खोल दूँ, लेकिन साथ ही साथ डिम्पी के दिल और दिमाग में ये भी डर दौड़ रहा था कि क्या पता वही लड़का दरवाज़ा ना ठोक रहा हो। काफ़ी देर दरवाज़ा ठोकने के बाद डिम्पी ने ये सोचा कि अब खोल ही दूँ, और काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद डिम्पी ने आखिरकार दरवाज़ा खोल ही दिया। जैसे ही डिम्पी ने दरवाज़ा खोला तो उसने दरवाजे के बाहर शैलेश को खड़ा पाया। ये देखकर मानो डिम्पी की जान में जान आ गई हो। जैसे ही डिम्पी शैलेश को गले लगाकर रोने लगती और पूरी बात बताने लगती, तो शैलेश डिम्पी को दिलासा देते हुए हिम्मत देता और कहता, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ, कोई ऐसी बात नहीं जिससे तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत हो। शैलेश की बातों से डिम्पी को काफ़ी हिम्मत और दिलासा मिलता, और शैलेश सारी बातें करते हुए डिम्पी के कंधे पे हाथ रखता और उसे बेडरूम की तरफ ले जाता और कहता, चलो तुम थोड़ा आराम कर लो जब तक मैं टेबल पर खाना लगा दूँ, और फिर हम दोनों साथ में ही बैठकर खाना खाएंगे। शैलेश के कहने के अनुसार डिम्पी बेडरूम की ओर बढ़ चली और चलते चलते शैलेश से कहने लगी, खाना हम बेडरूम में ही खाएंगे, तुम प्लीज़ जल्दी से खाना लेकर के बेडरूम में ही आ जाना, मैं अब बाहर नहीं निकलूँगी। शैलेश डिम्पी का डर महसूस करते हुए कहता है, हाँ हाँ डिम्पी, कोई बात नहीं, हम बेडरूम में ही खाना खाएंगे, और कल के दिन मैं छुट्टी पे रहूँगा, कल तुम और मैं पूरा कश्मीर घूमेंगे, मैं तुम्हें अभी यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम बेफिक्र रहो, चलो आज हम बेडरूम में ही खाना खाएंगे। ये सारी बातें करते हुए शैलेश और डिम्पी बेडरूम तक पहुँचे ही थे, इतने में किसी ने बहुत ज़ोर से उनका दरवाज़ा खटखटाया। ये आवाज़ सुनकर डिम्पी फिर से दहल गई कि ये अब कौन ठोक रहा है। डिम्पी के दिमाग में काफ़ी ख्याल आने लगे। डिम्पी ये सोचने लगी, यहाँ तो हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, ना कोई हमारा जानने वाला, तो इतनी रात में यहाँ पे हमारे दरवाजे पे है कौन जो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा ठोक रहा है। शैलेश ने डिम्पी को हिम्मत देते हुए कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम डरो मत, कोई अनजान होगा, किसी को कोई मदद चाहिए होगी, हो सकता है कि कोई तकलीफ़ में अटका हो, बाहर तो तुम देख रही हो कितनी तूफ़ानी हवा चल रही है। ठीक पहले की तरह शैलेश ने डिम्पी को दिलासा दिया और दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर डिम्पी काफ़ी घबराई और शैलेश को चीख चीख के मना करने लगी कि शैलेश, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें दरवाज़ा खोलने की, मुझे अब भी डर है कि वो लड़का बाहर ही खड़ा होगा। डिम्पी के दिल का डर और घबराहट देखते हुए शैलेश ने डिम्पी से कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम यहाँ पे रहो, मैं बस आया, देखूँ तो आखिर कौन है और कौन है वो लड़का जिसने तुम्हें इतना परेशान करके रखा है, मैं भी तो देख लूँ। ये कहकर शैलेश दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था और बस दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था कि शैलेश का फ़ोन बजने लगा। शैलेश ने जैसे ही फ़ोन की आवाज़ सुनी वैसे ही दरवाजे के पास ही रुक गया, और शैलेश ने जब अपना बजता फ़ोन उठाया तो वो ये देखता है कि उसी बंदे का फ़ोन था जिसके पास उस घर की चाबी थी, और उसी शख्स ने उस घर की सफाई भी की थी। शैलेश देख के हैरान हुआ कि इतनी रात में ये शख्स क्यों फ़ोन कर रहा है, और शैलेश को फ़ोन उठाता देख डिम्पी भी बेडरूम से निकलकर शैलेश के पास आ गई। और शैलेश ने जैसे ही उस शख्स का फ़ोन रिसीव किया उसने सबसे पहली बात ये कही कि साहब जी, मैं आपको बताना भूल गया कि कोई भी अगर रात में आके दरवाज़ा खटखटाए तो आप कृपया करके ना खोलना। शैलेश ने ये बात सुनकर थोड़ी चिंता जताई और पूछने लगा, क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। उसने कहा कि साहब, बहुत ज़माने पहले हमारे गांव में एक बर्फीला तूफ़ान आया था, उसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन हमारे ही गांव का एक परिवार पूरा का पूरा उसी तूफ़ान में दब के मर गया, और उसी परिवार का एक सदस्य जिसकी उम्र लगभग 12 या 14 साल होगी उस वक्त, वो आज भी हमारे गांव में घूमता है, और जिस रात तूफ़ानी हवाएं चलती है उस वक्त वो रातों में सबके दरवाज़ों पे जा जा कर सबके दरवाजे खटखटाता है, और जो भी दरवाज़ा खोल देता है वो पूरे के पूरे परिवार को
मार डालता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी आपका दरवाज़ा ठोके तो आप कृपया करके दरवाज़ा ना खोलें। ये बात सुनते ही शैलेश की मानो रूह काँप गई हो और उसे ये महसूस हो चुका था कि डिम्पी ने जिस लड़के को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो उस तूफ़ान में अपने परिवार के साथ दब के मर चुका था। ये बात सुनते ही शैलेश ने उस शख्स का फ़ोन रखा और डिम्पी से ये बात बताई कि वो शख्स कॉल पे ये चीज़ कह रहा था। ये सारी बातें सुन के डिम्पी के होश से उड़ गए थे। डिम्पी मानो अब बेहोश ही होने लगी थी, क्योंकि शैलेश के फ़ोन रखने के बाद भी दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ काफ़ी ज़ोर से आ रही थी। अब शैलेश और डिम्पी खाना तो छोड़ो, मानो सोना भी भूल चुके थे। अब वो बस ये सोच रहे थे कि बस जैसे भी सुबह हो जाए और हम दोनों हमारे घर चले जाएं। और आखिरकार शैलेश और डिम्पी की ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात कट ही चुकी थी। देखते ही देखते सुबह हो चुकी थी। शैलेश और डिम्पी बिना सोए और बिना खाए सबसे पहले उन्होंने ये काम किया, अपना पूरा सामान पैक किया और सुबह की पहली फ़्लाइट लेते ही अपने घर की तरफ चल पड़े। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। तो दोस्तों, अगली कहानी शीला की है। वो शीला जिसको सजने संवरने का बहुत शौक़ था और वो अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका गई हुई थी। अभी उसको बहुत ज़माने के बाद हिंदुस्तान वापस आने का मौका मिला, क्योंकि उसके फ्रेंड की बहन की शादी थी और ये मौका वो गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका ये अंदाज़ा था कि उसी शादी में उसका एक्स बॉयफ्रेंड शशि, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, अमेरिका जाने से पहले उसके साथ ब्रेकअप हो चुका था। तो वो ये सोच रही थी कि अब मैं उस शादी में जाऊंगी और शशि से बात करूंगी और मैं फिर से उसके साथ रिलेशन में आऊंगी। लेकिन शीला ये नहीं जानती थी कि शशि के साथ ज़िंदगी में क्या हुआ है। शीला तो बस यही सोच के फ़िक्र में थी कि बस ये ना हो कि शशि किसी और के साथ शादी कर चुका हो या किसी और के साथ मंगनी या किसी और के साथ रिलेशन में हो, क्योंकि जब से ब्रेकअप इन दोनों का हुआ था तब से ये दोनों ने एक दूसरे के साथ बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म कर चुका था। अब इन सारे ख्यालों के साथ शीला सफ़र करती और जैसे तैसे इंडिया एयरपोर्ट पहुंच जाती। अब वो इंडिया जैसी पहुंचती वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती कि मैं इंडिया आ चुकी हूँ, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आना कहाँ है। शीला की फ्रेंड फ़ोन उठाती और कहती कि यार शादी तो हमारे गांव में है, लेकिन तू चिंता मत कर, गांव के बाहर एक होटल है जिसमें मैंने तेरे लिए एक रूम बुक कर दिया है। मैं तुझे होटल की लोकेशन शेयर कर रही हूँ, तू जल्द से जल्द होटल पर पहुँच जा। मैं तुझे पिकअप करने आ जाती, लेकिन मैं नहीं आ सकती, मेरे हाथ में बहुत सारा काम है, तो प्लीज़ टैक्सी ले और वहीं पर आ जा। शीला ये बात सुनती और अपने फ्रेंड से कहती, हाँ हाँ चल ठीक है, तू टेंशन मत ले, तू अपने काम पे ध्यान दे, मैं यहाँ से टैक्सी करके वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। और ठीक वैसे ही शीला ने वहाँ से टैक्सी ली और होटल की तरफ बढ़ चली और साथ ही साथ ये सोचती कि अब इंडिया तो आ चुकी हूँ, अब शशि से मैं कैसे कांटेक्ट करूँ। फिर बाद में ये भी सोचती कि चलो अब 2 दिन में तो शादी है ही, शशि तो वहाँ मिल ही जाएगा। और इन्हीं सारे ख्यालों के साथ शीला का सफ़र कट जाता है और वो अपने होटल पहुँच जाती है। होटल पहुँचते ही शीला चेक इन करती है और ये सोचती है कि अब तो शादी में 2 दिन है, तब तक मैं यहाँ पे करूँ क्या। यही सोचते हुए शीला होटल के रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि भैया यहाँ पे आसपास में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम घूम सकें, कोई ऐतिहासिक जगह या ऊंचे ऊंचे पहाड़ या बीच या कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम मूवी देख सकें या कोई शॉपिंग मॉल जहाँ पे हम खुद को एंटरटेन कर सकें। होटल का रिसेप्शनिस्ट ये बातें सुन के कहता है कि मैडम यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है और आपके लिए बेहतर होगा कि आप सूरज ढलने के बाद यहाँ से ना निकलें। आपको जहाँ भी जाना हो आप दिन में जाए और आ जाए, और अगर आपको कोई काम ना हो तो आप कृपया करके बाहर ना जाए। ये बातें सुनकर शीला थोड़ी सी चिंतित हुई, लेकिन उस होटल के रिसेप्शनिस्ट के सामने शीला ये जताती कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये बातें सुनकर रिसेप्शनिस्ट ये कहता कि मैडम बात इधर सिर्फ भूत प्रेत की नहीं, यहाँ पे रात में डाकू भी घूमते हैं। और रही बात भूत प्रेत की, हमारे ही गांव में कुछ वक्त पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो एक अकेला लड़का था जो गाड़ी चला रहा था और उसी की गाड़ी खाई में जाके गिर गई। तब से ही उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको रात में नहीं निकलना चाहिए, यहाँ पे भूत प्रेत के साथ साथ डाकुओं का भी डर है। रिसेप्शनिस्ट की ये सारी बातें सुनने के बाद शीला कहती है कि चलो ठीक है, मान गई मैं भैया कि यहाँ पे भूत प्रेत भी होंगे और डाकू भी होंगे। आप सिर्फ मुझे ये बताओ यहाँ पे कोई रेंट पे गाड़ी देगा क्या, मुझे एक कार की ज़रूरत थी। शीला की बातों से रिसेप्शनिस्ट को ये बात साफ समझ में आ रही थी कि शीला को इन सारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही शीला के दिल में कोई डर है इन चीज़ों का लेके। रिसेप्शनिस्ट खाली ये सोच रहा था कि बस जैसे जैसे शीला को ये बात समझ में आ जाए कि मैं मजाक नहीं कर रहा। दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट ये भी सोचता है कि मेरा क्या,
मैंने तो लड़की होने के नाते समझा दिया, बाकी इस लड़की की मर्ज़ी, इसे जो करना है करे, ये तो इसकी ज़िंदगी की बात है। ये सारी बातें सोचने के बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम हमारी होटल की गाड़ी तो गैरेज में खड़ी है, लेकिन हाँ, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो गांव में एक लड़का है जो गाड़ी अपनी रेंट पे देता है, और ड्राइवर भी चाहिए अगर आपको तो आप वो भी बता दीजिए, तो मैं आपको ड्राइवर और गाड़ी दोनों अरेंज करवा दूँ। फिर शीला ने जवाब में कहा, नहीं नहीं, मुझे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही ड्राइव करूँगी, आप सिर्फ मुझे एक अच्छी वाली गाड़ी करवा दीजिए। और बस ये कहकर शीला अपने रूम पर चली गई, इस उम्मीद में कि जैसे ही गाड़ी का हो जाएगा वैसे ही रिसेप्शनिस्ट फ़ोन करके बता देगा। और अगले ही घंटे शीला को रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन आता है और कहता है, मैडम आपने जो गाड़ी बुक की थी वो आ चुकी है और होटल के बाहर गेट पे ही खड़ी है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर थैंक यू कह करके फ़ोन कट करती है और सोचती है कि अब गाड़ी तो आ गई है, पर अब मैं जाऊँ कहाँ, यहाँ पे घूमने जैसी जगह तो मुझे कोई पता नहीं है। फिर उसके दिल में ख्याल आता है कि यार यहाँ से कुछ ही किलोमीटर शशि का घर था, क्यों ना मैं उसके घर जाऊँ और उससे शादी से पहले ही मिल लूँ, और शादी में हम दोनों साथ में कपल के तौर पे जाए तो कितना अच्छा होगा। पर इसी के अगले पल शीला ये सोचती कि अब तो बहुत रात हो गई है, मैं एक काम करती हूँ, मैं सुबह सुबह शशि के घर जाऊँगी और उससे बात करूँगी। और अगले ही दिन शीला निकल चुकी थी शशि के घर उसे ढूंढने और उससे बात करने। पर जब शीला वहाँ पहुँचती तो वो ये देखती है कि शशि के घर वाले बहुत वक्त पहले ही वहाँ से घर खाली करके जा चुके हैं और शशि का भी कोई अता पता नहीं था। शीला ये बात देख के हैरान होती और थोड़ी सी मायूस भी होती कि यार ये अचानक यहाँ से कहाँ गायब हो गया, ये लोग बचपन से यहीं रह रहे थे, अब ये लोग अचानक कहाँ चले गए। मायूसी के साथ होटल वापस आती और पूरा दिन ये सोचने में निकाल देती कि ऐसा क्या हुआ होगा जो शशि और उसके घर वाले यहाँ से घर छोड़कर ही चले गए। और ऐसे ही सोचते सोचते शीला अपने 2 दिन होटल में ही बिता देती। और 2 दिन बाद शीला को उसकी फ्रेंड की बहन की शादी में जाना था, तो वो शादी में जाने के लिए तैयार होने की कोशिश करती। उसको सजने संवरने का इतना शौक़ था कि वो तैयार होते होते 2 से 3 साड़ियाँ बदल चुकी होती, लेकिन फिर भी उसके मन को कुछ भा नहीं रहा था। वो बस इस उत्सुकता में थी कि अब जब मैं शादी में जाऊंगी तो शशि भी मुझे वहाँ दिखेगा, तो मुझे एकदम खूबसूरत होके जाना है। और इसी कोशिश में शीला अपना पूरा दिन ज़ाया कर देती। जैसे तैसे वो पूरी तरह से तैयार हो जाती और जैसे ही गाड़ी की चाबी उठाकर रूम से निकलने लगती, उसकी नज़र एक अखबार पर पड़ती जिसकी पहले पन्ने की ही खबर दिल दहला देने वाली थी। उस खबर में कुछ यूँ लिखा था कि एक सिंह चौक है जहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जहाँ पे लोग दिन में भी जाना मुनासिब नहीं समझते। ऐसी ऐसी घटनाओं के किस्से उस अखबार में लिखे थे उस सिंह चौक को लेकर, जैसे लूट मार, डकैती, बलात्कार, चोरी, भूत प्रेत। ये सारी घटनाएं मानो सिर्फ उसी जगह पे घटती हो, सिर्फ इसीलिए वहाँ के लोग दिन में भी वहाँ पे जाना मुनासिब ना समझते थे। और शीला ने उस खबर को नज़रअंदाज किया और गाड़ी की चाबी उठाकर शादी में चल पड़ी। और जैसे तैसे वो उस शादी में गाड़ी खुद चलाकर पहुंच गई। शादी में उसे काफ़ी लोग मिले, उसके दोस्त, उसकी सहेलियां, उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स, काफ़ी लोग मिले। बस उसे एक शशि नहीं मिला और उसकी आंखें शशि को ही काफ़ी देर से ढूंढ रही थी। शीला ने उस बारे में उसकी फ्रेंड से भी पूछा कि शशि नहीं आया इस शादी में, क्या तुमने शशि को बुलाया नहीं? शीला की फ्रेंड ने उस बात का जवाब दिया ही नहीं और कहा, तुम अभी फ़िलहाल शादी में ध्यान दो, हम पहले सही से शादी अटेंड कर लेते हैं और मैं तुम्हें इस बारे में बाद में सब बताऊंगी। ये बात सुन के शीला थोड़ी मायूस हुई, क्योंकि उसके दिल में जो शशि से मिलने की उत्सुकता थी वो अभी कहीं ना कहीं एक दुख में बदलती जा रही थी। और धीरे धीरे वक्त कटता गया और शादी का भी फंक्शन ख़त्म हो चुका था। लोग अपने अपने घर जा रहे थे। शीला ने भी सभी दोस्तों को अलविदा कहा और ख़ुद भी होटल की तरफ बढ़ चली। पर शीला जब वहाँ से निकल रही थी तो काफ़ी रात हो चुकी थी। शीला के ही एक फ्रेंड के एक अंकल ने शीला को कहा भी, कहाँ रहती हो बेटा तुम, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शीला ने जवाब में कहा, नहीं नहीं अंकल, मैं तो इंडिया में रहती भी नहीं हूँ, पर हाँ यहीं पे पास में एक होटल बुक किया है, फ़िलहाल वहीं रह रही हूँ, अभी कुछ दिनों में वहीं से रिटर्न में अमेरिका चले जाऊँगी। अंकल ने इस बात के जवाब में कहा, चलो ठीक है बेटा, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी होटल तक के छोड़ देता हूँ। शीला ने कहा, नहीं नहीं अंकल, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने भी गाड़ी ही लेकर आई हूँ, मैं खुद गाड़ी चला करके चले जाऊँगी। फिर अंकल ने कहा, चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और संभाल के जाना, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है। शीला ने जवाब में कहा, हाँ ठीक है अंकल, मैं संभाल के चले जाऊँगी, आप भी संभाल कर जाना। बस इसी बात के बाद शीला ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपनी होटल की तरफ बढ़ चली। लेकिन रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था, मानो जैसे किसी ने पूरी काली स्याही पलट दी हो पूरे आसमान में, इतनी बुरी तरह से काला हो चुका था।
शीला ने अंकल को ये तो कह दिया कि नहीं नहीं अंकल, मैं अकेले चले जाऊंगी, लेकिन अंदर ही अंदर शीला को ये एक डर महसूस हो रहा था कि मैंने एक बहुत गलत फैसला कर लिया। अंधेरी रात में शीला गाड़ी में अकेली और पूरा आसमान काला और दूर दूर तक के कोई नहीं। शीला का ये सफ़र थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन शीला जैसे जैसे गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ती वैसे ही वैसे खुद को हिम्मत भी देती कि बस शीला, अब थोड़ी देर और चलना है, उसके बाद तो होटल आ ही जाएगी। लेकिन अगले ही पल शीला ये देखती है कि आगे ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी है और सब एक ही लाइन में खड़ी है, ना कोई आगे बढ़ रही है ना कोई पीछे आ रही है। शीला ये देख के थोड़ा खुश तो होती कि चलो इतनी सुनसान सड़क पे कोई तो दिखा, लेकिन वो भी कोई अच्छी बात नहीं थी। शीला जब उन सब फंसी हुई गाड़ियों के बीच जाके पहुंचती तो शीला को ये पता चलता कि ट्रैफिक बहुत लंबा लगा हुआ है और कुछ पता नहीं कि यह ट्रैफिक कब खुलेगा। लेकिन फिर भी शीला उन सारी गाड़ियों के बीच अपनी भी गाड़ी लगाकर इंतज़ार करने लगी कि अब जब ट्रैफिक खुले तो इन सारी गाड़ियों के साथ वो भी आगे बढ़ चलेगी। लेकिन देखते ही देखते 1 घंटे के ऊपर हो चुका था। ट्रैफिक जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। शीला रुक के काफ़ी बोर होने लगी और काफ़ी परेशान भी। उसने ये सोचा कि अब जल्द से जल्द कैसे भी करके होटल पहुंच जाऊं। अब लेकिन करूं तो करूं क्या। बस वो ये सोच ही रही थी कि उसको अपने दाहिने हाथ पे एक कच्ची सड़क जाती हुई दिखी और उसी सड़क पे कुछ लोग अपनी गाड़ियां भी मोड़ रहे थे। शीला ने एक बाजू वाली गाड़ी से पूछा कि भैया, ये गाड़ी कहाँ जा रही है और ये सड़क किस तरफ जाती है। उस गाड़ी वाले शख्स ने जवाब दिया कि मैडम, ये सड़क सीधा शहर की ओर जाती है। ये अंदर का एक कच्चा रास्ता है जो एक शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ से बहुत कम लोग जाते हैं। ये बात सुनकर शीला थोड़ी खुश हुई और उसने भी बिना सोचे समझे उन सारे लोगों के पीछे वो भी अपनी गाड़ी लेकर के चल पड़ी और आगे वाली गाड़ियों के सहारे वो अपना सफ़र काट रही थी। पर अगले ही मोड़ पे ये हुआ कि कुछ लोगों ने दाएं की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ ली तो कुछ लोगों ने बाएं की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ ली और अचानक से उस सुनसान सड़क पे सिर्फ शीला की ही गाड़ी वहाँ पे अकेली बची थी। अब शीला के दिल में डर का महल तो बन ही चुका था, लेकिन वो सड़क कच्ची होने की वजह से उसकी गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ नहीं सकती थी। वो बस धीमी आंच पे अपनी गाड़ी चलाती और अपने भगवान से ये प्रार्थना करती कि बस अब जैसे तैसे अपनी होटल पहुंच जाऊं। दिमाग में ये सारे ख्याल लिए और दिल में वो अंधेरे का डर लेके शीला अपना सफ़र काट ही रही थी कि अगले मोड़ पे अचानक से शीला की गाड़ी बंद पड़ गई। जैसे ही शीला की गाड़ी बंद पड़ी, मानो उसकी सांस ही रुक गई हो। शीला खौफ से अंदर ही अंदर घबराने लगी और लाख कोशिश करने लगी कि अब बस जैसे तैसे ये गाड़ी चालू हो जाए। मैं अकेली ये सुनसान सड़क पे क्या करूँगी। और मन ही मन भगवान से रो रो के प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे जैसे भी करके बस ये रास्ता पार करा दे, मुझे मेरे होटल पहुंचा दे। ये दुआएं करते करते वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती कि अगले ही पल उसकी गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाती। जैसे ही उसकी गाड़ी स्टार्ट होती, शीला की खुशी मानो ज़मीन पे नहीं थी, उसकी खुशी 7वें आसमान पे थी। अब उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और धीमी रफ्तार से फिर से उस सड़क पे बढ़ने लगी। जैसे ही शीला लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे बढ़ती, उसकी गाड़ी फिर से एक चौक पे बंद हो जाती। अब शीला ये देखकर काफ़ी डरती और काफ़ी घबराती और फिर से अपने भगवान से प्रार्थना करने में जुट जाती और रो रो के विनतियाँ करने लगती कि हे भगवान, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकाल, ये मुझे तूने कहाँ फंसा दिया। शीला इसी तरह अपने भगवान से लगातार प्रार्थना करते रहती और साथ ही साथ अपनी गाड़ी चालू करने का प्रयास भी करते रहती। और इन्हीं बातों के बीच शीला की नज़र अचानक सामने पड़े एक बोर्ड पे पड़ती और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था सिंह चौक। जैसे ही शीला वो सिंह चौक लिखा हुआ देखती, उसकी मानो जान ही निकल गई थी। अब शीला की घबराहट बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसके सीने का डर और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। अब वो ये सोचती, ना जाने यहाँ पे मेरे साथ क्या होगा, मेरी गाड़ी भी बंद हो गई, मैं भी यहाँ पे अकेले, मैं अब यहाँ पे बीच जंगल में किससे मदद मांगूंगी, कौन मुझे यहाँ पे मदद देगा। हे भगवान, मुझे यहाँ से निकाल, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शीला बस फिर से प्रार्थना में जुट जाती। अचानक वो ये देखती कि सामने से कोई एक शख्स आ रहा है जिसने पूरी तरह से सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है। ये देखने के बाद शीला की मानो जान में जान ही नहीं थी। अब शीला ने पूरी गाड़ी की कांच भी चढ़ा ली और ख़ुद को पूरी तरह से गाड़ी में बंद कर लिया। और शीला की हालत ये हो गई थी कि वो चाह के भी उस सामने आने वाले शख्स से नज़र नहीं मिला पा रही थी। फिर भी शीला ने काफ़ी हिम्मत जुटाते हुए सामने की तरफ अपने नज़रें की और देखने की कोशिश की कि वो शख्स आ रहा है या वो चला गया है। लेकिन जब शीला ने जैसी ही अपनी नज़रें उठाई तो वो ये देखती है कि पहले तो सिर्फ़ एक ही शख्स सफ़ेद चादर ओढ़े आ रहा था, अब तो उसकी जगह 3 लोग आने लगे।
ये देखकर शीला की जान निकल ही गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और ये देखने लगी कि वो लोग यहाँ रुकेंगे या वो चले जाएंगे। लेकिन देखते ही देखते वो लोगों ने शीला को उसकी गाड़ी में घेर लिया और गाड़ी का दरवाज़ा ठोकने लगे। शीला की जान निकल ही चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत हारी नहीं थी। उसने उन लोगों से गाड़ी में बैठे बैठे काफ़ी मिन्नतें की कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन किसी ने शीला की एक बात नहीं मानी। देखते ही देखते 3 में से एक शख्स ने शीला की गाड़ी के पिछली कांच पे हमला कर दिया और कांच तोड़ दी। उसके बाद शीला के सीधे हाथ वाले शख्स ने शीला की गाड़ी का दरवाज़ा खोला और शीला को बाहर निकाल के फेंक दिया। शीला अब उनके पैरों में गिर के भीख मांग रही थी। शीला को ये बात समझ में आ गई थी कि ये लोग कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि ये लोग लुटेरे हैं। शीला ने ये बात देखते ही अपने सारे गहने निकाल कर उन लोगों को देने की कोशिश की कि ये लो और मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। लेकिन इन तीनों में से किसी भी शख्स ने कुछ नहीं कहा और शीला को भी उन लोगों के गलत इरादों का अंदाज़ा हो चुका था। शीला अब जैसे तैसे ये सोचती कि बस अब इन लुटेरों से अपनी जान छुड़ाऊं और मैं यहाँ से निकलूं, नहीं तो ये लोग ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे। शीला बस ये सब सोच के उनसे मिन्नतें कर ही रही थी कि पीछे से अचानक किसी ने उन तीनों डाकुओं पर हमला कर दिया और इस कदर हमला किया कि उसमें से एक डाकू तो जगह पे ही मर गया और बाकी के बचे 2 डाकू अपनी जान बचाकर जख्मी हालत में यहाँ वहाँ भागने लगे। शीला ने जैसे ही ये देखा, उसे तो ये लगा कि भगवान खुद उसकी मदद करने ज़मीन पे आ गया, लेकिन वो भगवान नहीं बल्कि शशि था। जैसे ही शीला ने शशि का चेहरा देखा, शीला की खुशी मानो फूली नहीं समा रही थी। शीला ने इतना गले लग लग कर शशि के रोया कि जिसकी कोई हद नहीं, और साथ ही साथ डाकू की मरी हुई लाश को देखकर अंदर ही अंदर शीला डर भी रही थी और शशि से कह रही थी कि शशि, ये तुमने क्या कर दिया? इन लोगों को भगा भी देते तो भी मेरी जान बच जाती, तुम्हें इसे मारना नहीं चाहिए था। शशि ने जवाब में कहा, अगर हम इन्हें नहीं मारते तो ये हमें मार देते। खैर तुम ये छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कब आई और तुमने मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? शीला ने इस बात के जवाब में खूब आंसू बहाए और कहा, शशि, मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। मैंने तुम्हारा फ़ोन भी काफ़ी वक्त ट्राई किया, लेकिन वो हमेशा बंद ही आता था। और जब मैं इंडिया भी आई तो मैं तुम्हारे घर पर भी गई, लेकिन वहाँ भी पता चला कि तुम और तुम्हारे परिवार वाले अब वहाँ नहीं रहते। शशि ने उस बात के जवाब में कहा, हाँ तुम्हें ठीक पता चला, अब हम वहाँ नहीं रहते। तुम्हारे जाने के कुछ वक्त के बाद मेरे भी घर वाले देश छोड़कर कनाडा में सेटल हो गए। मुझे भी वो लोग कह रहे थे कि तुम भी चलो, लेकिन मैं नहीं गया। मैं सिर्फ इस उम्मीद में नहीं गया कि कभी ना कभी तुम इंडिया आओगी और हम फिर से एक साथ जिएंगे। ये बात सुन के शीला काफ़ी रोई और कहा, शशि, अब मैं इंडिया आ गई हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। तुम मुझे ये बताओ, अब तुम कहाँ रह रहे हो? अब हम दोनों मिलकर वहीं रहेंगे। शशि ने इस बात के जवाब में कहा, ये फ़िलहाल तो मुमकिन नहीं है शीला, वक्त अभी हमारे हाथ से निकल चुका। अब तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी होटल छोड़ दूँ। ये बात सुनते ही शीला थोड़ी हैरान हुई कि शशि को कैसे पता कि शीला एक होटल में ठहरी है, और ये सवाल शीला ने तभी के तभी शशि से कर भी लिया कि शशि, तुम्हें ये कैसे पता कि मैं एक होटल में रुकी हूँ? शशि ने इस बात के जवाब में कहा, ये सारे सवाल के जवाब कल तुम्हें उसी फ्रेंड से मिल जाएंगे जिस फ्रेंड की बहन की शादी में तुम आई थी। लेकिन फिर भी शीला ने अपना सवाल नहीं छोड़ा। शशि से लगातार पूछने लगी कि नहीं, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं होटल में रुकी हूँ और मैं उसी फ्रेंड की बहन की शादी में आई हूँ। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है, और जब तुम्हें ये सब पता है तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं रो रो के तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, तुम्हें क्या ये नहीं पता था? शशि ने कहा, मुझे सब पता है शीला, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारी होटल छोड़ देता हूँ। और शशि ने जैसे तैसे शीला को उसकी होटल छोड़ा और कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा शीला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, साथ हूँ और साथ रहूँगा। जब भी तुम पे कोई मुश्किल आएगी, मैं हमेशा उस मुश्किल के आगे खड़ा रहूँगा। तुम बेफिक्र रहो और बस मेरा हमेशा इंतज़ार करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो छोड़ो अभी सारी जूनी बातें, अब तुम जाओ और सो जाओ। दिन भर की थकी हुई हो और काफ़ी डरी हुई भी हो। लेकिन शशि की एक बात भी नहीं मानते हुए शीला ने यह कहा शशि से, मैं ना तो थकी हुई हूँ और ना ही अब मैं डरी हुई हूँ, और ना ही मैं तुम्हें यहाँ से अब मैं कहीं जाने देने वाली हूँ। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें सिर्फ अभी मेरे साथ ही रहना है
और अभी तुम और मैं इसी होटल में सोएंगे और सुबह में देखेंगे हमें कहाँ जाना है, क्या करना है और कहाँ रहना है। अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगी। अब प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के दोबारा से मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। शशि के लाख मना करने के बाद भी शीला नहीं मानी। आखिरकार शीला ने शशि को साथ में सुला कर ही सांस भरी। अब दोनों साथ में उस होटल के कमरे में सो तो गए, लेकिन सुबह उठते ही बात कुछ और ही थी। जैसे ही शीला की सुबह में आँख खुली, वो ये देखती है कि शशि तो कमरे में है ही नहीं। शीला अब और घबराने लगी कि ये शख्स अब कहाँ चला गया, अब मैं इसे कहाँ ढूंढूंगी। इसके लिए मैं इतना रो रही थी, अब वही मेरे साथ नहीं है। क्यों ये लड़का मेरे साथ ऐसा कर रहा है। वो बस इन्हीं सारे ख्यालों में जूझ ही रही थी कि अगले ही पल उसकी उसी फ्रेंड का फ़ोन आता है जिस फ्रेंड की बहन की शादी में शीला आई थी। जैसे ही शीला उस फ्रेंड का फ़ोन उठाती है, वो वहाँ से कहती है, कैसी है, क्या कर रही है, और रात में तू ठीक से पहुँच गई थी ना। ये बात सुनते ही शीला जवाब देती है कि मत पूछ मैं रात में कैसे पहुँची, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे डाकुओं ने भी घेर लिया था, वो लोग मेरे साथ कुछ बुरा करने वाले थे, पर अगले ही पल पीछे से शशि आ गया और उन लोगों पे हमला करके उन लोगों को भगा दिया और मेरे साथ वो मेरे होटल तक आया और हम साथ में ही सो गए थे। लेकिन पर अब क्या पता शशि कहाँ चला गया, मैं फिर उसके लिए परेशान हो रही हूँ। ये बात सुनते ही शीला की फ्रेंड काफ़ी घबरा जाती और एक सदमे में चले जाती, मानो उसके मुंह में ज़बान हो ही नहीं। काफ़ी देर तक वो फ़ोन पर चुप ही बैठे रहती। ये चीज़ महसूस करते हुए शीला पूछती, क्या हुआ, तू क्यों फ़ोन पे चुप बैठ गई है, तू क्यों नहीं कुछ बोलती। शीला की फ्रेंड कहने लगी, मैं इसके लिए चुप बैठी हूँ क्योंकि मैं इस शौक़ में हूँ कि जो शख्स मर चुका वो तेरे साथ कैसे आया, और उस पर से तू ये कह रही है कि वो रात में तेरे साथ उसी होटल में भी रुका था। क्या तू पागल हो गई है। ये बात सुनते ही मानो शीला के पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। शीला के सारे होश उड़ गए। शीला ने चीखते चिल्लाते उस फ्रेंड से पूछा, क्या तू पागल हो गई है, तुझे समझ में नहीं आ रहा तू किसके बारे में क्या कह रही है। कल रात पे शशि मेरे साथ था, क्या मैं तुझे झूठ बोलूँगी। उसकी फ्रेंड कहने लगी, मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हुई हूँ और मैं बिल्कुल होश में हूँ। कल भी जब तूने शादी में शशि के बारे में पूछा तो मैं चाहती तो तुझे बता सकती थी, लेकिन वो माहौल काफ़ी खुशनुमा था, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि शादी में आकर तेरा दिल दुखे, इसलिए मैं तुझे वहाँ पे कुछ नहीं बता रही थी। और शशि का भी एक्सीडेंट उसी सिंह चौक पे हुआ जिस सिंह चौक पे तू कल रात में फंसी हुई थी। शीला ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा रोई और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट गई और ये सोचने लगी, अब जब शशि ही यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ पे रुक के क्या करूँगी। उसने सारा अपना सामान पैक किया और चुपचाप एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चली और हमेशा के लिए हिंदुस्तान को अलविदा कह दिया। बस दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी भी यही ख़त्म होती है। अब मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में अगली स्टोरी के साथ।